हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डिटेल में। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसकी शुरुआत होगी होलोजोइक न्यूट्रिशन से। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ईदर एज सॉलिड्स और लिक्विड्स। सो ये एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो या तो प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में उसको इनटेक करते हैं, मतलब अपने बकल कैविटी के अंदर लेते हैं। तो इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, जहाँ पर जो फूड है वो एज अ होल उनके बकल कैविटी में ली जाती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में दिखता है और ह्यूमन बींग्स में दिखता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स है। जो पहला है वो है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड ईजेशन। सो हर एक टर्म्स को हम अभी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंजेशन का मतलब क्या है? टेकिंग इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड थ्रू माउथ या ओपनिंग या बॉडी सरफेस। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है उसको या तो हम माउथ में ले रहे हैं या फिर बॉडी के कोई ओपनिंग, अगर वो कोई और ऑर्गेनिज्म है तो वो थ्रू ओपनिंग ले रही है या फिर बॉडी सरफेस से ले रही है। तो खाना मुंह में डालना या कोई जो ओपनिंग है या बॉडी सरफेस है उसके थ्रू खाना अंदर जाने को हम कहते हैं इंजेशन। जो सेकंड स्टेप है वो है डाइजेशन। सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। सो डाइजेस्ट होने के बाद फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो हमको मिलती है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड in soluble form और passing of simple soluble nutrients through blood। so खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो फूड से हमको जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है वो soluble फॉर्म में रहती है और ये ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल तक, मतलब हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। असिमिलेशन का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमको जो न्यूट्रिएंट्स मिली जो हर एक सेल तक पहुंच चुकी है, तो उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी में उसका कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में, टिश्यू रिपेयर में। तो ऐसे जो चीज़ों में इन न्यूट्रिएंट्स का या फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका जो इस्तेमाल हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम असिमिलेशन कहते हैं। ईजेशन होता है लास्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जहां पर हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, उसको अपनी बॉडी से निकाल फेंकते हैं। सो एक्सपेलिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड इज ईजेशन। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम स्टडी करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके मेन 2 पार्ट्स है। क्या है वो? पहला है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक एनालॉजी देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जो सर्जन होते हैं उनका काम क्या है कि वो ऑपरेशन करते हैं, बट सिर्फ एक सर्जन ही पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नर्स या कोई भी असिस्टेंट डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी जरूरत होती है। तो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो एक सर्जन की तरह है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो जो असिस्टेंट होते हैं उनकी तरह है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो सिर्फ डाइजेशन का काम अकेले नहीं कर सकते, उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की भी जरूरत होती है। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे क्या क्या है? वो है माउथ, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं, फिर आता है स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो यहाँ पर मैंने जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात की है ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है माउथ से और ये एंड होती है एनस पे। ठीक है। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि एंजाइम्स या जूस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। सो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का वो है माउथ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत होती है हमारे माउथ से। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। तो बकल कैविटी के अंदर होते हैं हमारे दांत और एक मस्कुलर टंग। सो दांत जो होते हैं
वो 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, तो यहाँ पर मैंने टीथ टाइप्स दिखाई है, उनकी फंक्शंस लिखी है, उनका जो काउंट है अपर जॉ और लोअर जॉ में वो दिखाया है, और टोटल काउंट भी मैंने दिया है। और अडल्ट्स में जो टोटल काउंट ऑफ टीथ होता है वो है 32। सबसे पहले हम इंसाइजर्स को समझते हैं। इंसाइजर्स जो है इनका काम है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। हाँ, ये फ्रंट में लोकेटेड होते हैं, हमारे जॉ के फ्रंट में लोकेटेड होते हैं। अपर जॉ में 4 होते हैं इंसाइजर्स, लोअर जॉ में 4 होते हैं। 4 + 4 टोटल 8 इन नंबर। ओके, फिर आते हैं हम कैनाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। कैनाइंस का काम क्या है कि जैसे कि अगर जो फ्लैश ईटर होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को हंट करके उनका फ्लैश खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कैनाइंस को उनके फ्लैश में धसा देते हैं, पियर्सिंग और टीयरिंग, और उनके मांस को चीड़ फाड़ भी करते हैं। कैनाइंस का मेन काम क्या है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो ये अपर जॉ में 2 होते हैं, लोअर जॉ में 2 होते हैं, तो टोटल काउंट होता है इनका 4। फिर आते हैं प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स और मोलार्स को एज अ होल कहा जाता है कि ये ग्राइंडिंग टीथ है, बट प्रीमोलार्स का क्या काम है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हाँ, इवन जो नट्स वगैरह हम खाते हैं उनको जो हम क्रैक करते हैं वो भी हम प्रीमोलार्स की मदद से करते हैं। तो इनका जो काउंट है वो है 4 in the upper jaw and 4 in lower jaw, so total count is 8। मोलार्स का मेन काम है च्यूइंग, खाने को अच्छे से चबाना और उसको पिसकर एकदम फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर देना, ग्राइंडिंग। ये अपर जॉ में 6 होते हैं और लोअर जॉ में 6 होते हैं, तो टोटल काउंट इनका होता है 12। अगर हम इसको टोटल करें, ठीक है, 12 + 8 20, और यहाँ पर 8 + 4 12, 20 + 12 क्या हो जाता है, 32। टोटल काउंट कितना होता है, वो होता है 32। ये जो 32 है ये किस चीज का काउंट है, ये है परमानेंट टीथ का। जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स में 2 सेट्स ऑफ टीथ नजर आते हैं जब एक बेबी बॉर्न होता है, फिर उसके जो पहले दांत आते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ, उसका काउंट होता है टोटल 20। वहां पर प्रीमोलार्स जो होते हैं, ये जो टाइप ऑफ टीथ है ये एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मिल्क टीथ गिरने के बाद आता है परमानेंट टीथ जो 32 इन नंबर्स होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स हैव प्रोमिनेंट कैनाइंस। तो आपने देखा ही होगा कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक टाइगर, लायन, इनके कैनाइंस जो होते हैं बहुत ही बड़े और पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि इनका काम ही क्या है कि इनके जो प्रे होते हैं, मतलब जिनको ये हंट करते हैं, उनके फ्लैश को खाना, ठीक है, और अच्छी तरीके से चीर फाड़ करके उसको खाने में मदद करता है उनके ये कैनाइन दांत। ओके, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आप तो जानते ही हैं कि हमारे हर एक दांत ऐसे सॉकेट में फिट रहते हैं। तो ये अगर हमारा दांत है तो ऐसे सॉकेट में ये फिट रहता है, हर एक दांत उनका अलग अलग सॉकेट होता है, कहाँ पे, हमारे मसूड़ों में ये सॉकेट बनी हुई होती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसको पार्ट बाय पार्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है माउथ, ठीक है। माउथ में हमारे पास टंग है, टीथ है, बाकी के जो 2 पार्ट्स है वो मैं अभी बता नहीं रही। उसके बाद हमारे पास जो फैरिंग्स है, ये कॉमन रीजन है, ठीक है, ये कॉमन रीजन है या कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि विंड पाइप को ढककर रखती है जब हम खाना निगलते हैं, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद ये जो फैरिंग्स है ये आगे बढ़ता है कहाँ पे, ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। फिर हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। सबलिंगुअल मतलब ये हमारे जीभ के नीचे होते हैं, पैरोटिड हमारे कान के करीब होते हैं, ठीक है, साइड ऑफ द फेस में, और सब मैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे लोअर जॉ के वहां पे उनकी लोकेशन होती है। तो यहाँ पर हमने ईसोफेगस तो समझ लिया। फिर यहाँ पे आता है एक जे शेपेड मस्कुलर बैग जो कि है स्टमक, ओके, और उसी के पास रहता है लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। फिर एक और ग्लैंड है वो है पैनक्रियास जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और फिर जो बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉयल स्ट्रक्चर है। उसके 3 रीजन्स क्या है, वो है डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको विलाई मिलेगा देखने के लिए। इसी रीजन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके
ये कुछ रीजन्स है, जैसे कि ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रांसवर्स कोलॉन, ये वाला पार्ट कहलाता है असेंडिंग कोलॉन, ये वाला पार्ट कहलाता है डिसेंडिंग कोलॉन। फिर यहाँ पे एक ब्लाइंड सैक लाइक पार्ट होता है जो कि है सीकम, और यहाँ पे है अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर आता है हमारा रेक्टम रीजन जहाँ पर जो फीसिस है वो टेम्पोरली स्टोर्ड रहते हैं, और यहाँ पर है एनस। इस ओपनिंग के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। तो ये जो पिक्चर है ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले से समझा दिया है ताकि आगे का प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे, ये हम जानेंगे कि क्या होता है अगर हम टू मच स्वीट आइटम्स खाते हैं, लाइक ज़्यादा मिठाई खाना, चॉकलेट्स खाना। तो इसके चलते क्या होता है कि दांत हमारे खराब हो जाते हैं, ठीक है, कैविटीज हो जाती है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पर बताया गया है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। सो हमारे माउथ में बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं बट वो हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. तो खाने के बाद अगर हम ठीक से दांत को क्लीन ना करें, अपने मुंह को साफ ना करें, तो क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। These bacteria break down the sugars present फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो क्या होता है कि हमारे दांत के बीच में जो हल्की फुल्की गैप्स होती है वहां पे फूड पार्टिकल्स अटक के रह जाते हैं, तो उन फूड पार्टिकल्स में जो शुगर्स होते हैं उसको वो तोड़ते हैं, बैक्टीरिया तोड़ते हैं बाय रिलीजिंग एसिड्स। ओके, तो ये जो एसिड्स होती है ये हमारे टीथ के एनामल को, जो कि एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी है, उसको ये डैमेज करती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे दांतों में कैविटीज होने लगती है और हमको बहुत ही ज्यादा दांतों में दर्द होता है, कभी कभार तो दांत गिर भी जाते हैं। सो चॉकलेट्स, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। सो दांतों में कैविटीज होने के कारण क्या क्या है, चॉकलेट्स ज्यादा खाना, मीठी चीजें ज्यादा खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, ठीक है, और शुगर प्रोडक्ट्स मतलब जिनमें शुगर ज्यादा हो, तो ऐसी चीजें हमारे दांतों को खराब कर देती है। इसीलिए हमको दिन में 2 बार ब्रश तो करना ही चाहिए, या फिर हम दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस एक पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दांतों के बीच में फंसी हुई फूड पार्टिकल्स को निकालने में मदद करती है। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और मुंह में गंदे उंगलियां या जो भी अच्छे से धुले ना हो ऐसे ऑब्जेक्ट्स मुंह में नहीं डालने, क्योंकि वहां से भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे मुंह के अंदर जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज बताई गई है कि कभी कभार जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं या खाना खाते वक्त बातें करते हैं या हंसते हैं, तो क्या होता है कि हमको हिचकियां आने लगती है या फिर लगता है कि हमारी सांस अटकने को है या हम खांसने लगते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में पहुंच जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स जो रीजन है ये कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। जो फूड है वो ओरोफेरिंग से आगे बढ़ती है और जो एयर है वो नेसोफेरिंग से आगे बढ़ती है। तो जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं या बात कर रहे हो, हंस रहे हो खाते वक्त, तो क्या होता है, मैंने आपको कहा था ना कि एक ऐसा ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम खाना निगलते हैं तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, ये हमारे विंड पाइप को ढक देता है, जिस वजह से क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में नहीं जाती है। बट जब हम अनकॉन्शियसली खाना खा रहे हो तब क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तभी हम खांसने लगते हैं। So the windpipe carries air from the nostrils to the lungs and it runs adjacent to the food pipe. So ये हमारा अगर गला है तो पहली वाली जो पाइप है वो होती है हमारी विंड पाइप और इसके पीछे होता है हमारा फूड पाइप। तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया हुआ है। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो फूड पार्टिकल्स जब हम स्वेलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को ढक देता है। तो हमको क्या करना है, जब हम खाना खाएं तो हमें बात नहीं करनी है, हमें जल्दबाजी में खाना भी नहीं खाना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे, हमने टीथ के बारे में तो डिस्कस कर लिया है, अभी हम टंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो टंग क्या है, ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी का जो बैक पार्ट है वहां पे जो फ्लोर है उसके साथ ये अटैच रहता है और ये सामने की ओर एकदम फ्री है और ये हर दिशा में मूव कर सकता है।
टंग का फंक्शन यहाँ पे क्या है, बात करने में, मतलब बातें करने में, स्पीकिंग एंड टॉकिंग में ये मदद करता है। फिर जो सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, उसको फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स करता है। और हमारे टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमको फूड आइटम्स की जो टेस्ट है उसको पहचान करने में मदद करती है। तो अब जो टंग है उसके कुछ रीजन्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बैक ऑफ द टंग है वो क्या करता है, वो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जो साइड्स ऑफ द टंग है वो सावर एंड सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो सावर ये अपर वाले रीजन में डिटेक्ट कर पाता है टंग, और जो सॉल्टी टेस्ट है वो इसी साइड्स में जो लोअर पार्ट है, मतलब ऐसी पार्ट यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट को वो डिटेक्ट कर पाता है। और टिप ऑफ द टंग जो है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो टंग में टेस्ट बड्स होते हैं उसकी वजह से हम टेस्ट कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने जैसे ही खाने को अच्छी तरीके से चबा लिया, चबाने के बाद जब वो सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाती है, तो अभी खाना फूड नहीं कहलाता है, वो कहलाता है बोलस। और इस बोलस को हम स्वेलो करते हैं। स्वेलो करने के बाद जो माउथ से नेक्स्ट पार्ट जो बोलस मूव करता है वो है ईसोफेगस या फूड पाइप। सो फूड पाइप क्या है, ये भी एक मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो स्वेलोड फूड है वो डायरेक्टली फूड पाइप में पहुंच जाती है। फूड पाइप में जो फूड आगे पुश करके स्टमक तक खाना पहुंचाएगी, ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मसल्स मौजूद होते हैं, और इन्हीं मसल्स के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट में मूव कर पाता है, वो आगे की ओर बढ़ पाता है। सो ठीक इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप के वजह से जो खाना है वो स्टमक तक पहुंचता है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये पूरे ही एलिमेंट्री कैनल में हमको नजर आती है। फूड पाइप से होकर अभी ये बोलस पहुंच चुका है स्टमक में। स्टमक क्या है, ये एक मस्कुलर जे शेपेड बैग है। यहाँ पर जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक होता है, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रीट करती है, वो सीक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें मौजूद होती है, पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है इनएक्टिव पेप्सिनोजन। सो इन तीनों के काम है अपने अपने। जो म्यूकस है उसका काम है कि जो स्टमक का इनर वॉल है उसको HCl के यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाता है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, तो वो तो इनर वॉल ऑफ द स्टमक को खा जाएंगे। ठीक है, खा जाएंगे इन द सेंस वहां पे अल्सर वगैरह हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है कि जो म्यूकस है एक लेयर बना देती है, जिस वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इनर वॉल ऑफ द स्टमक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता। अब चर्चा करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है। सबसे पहला है कि ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करता है, तब वो बन जाता है पेप्सिन। सो इनएक्टिव पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम है पेप्सिन। दूसरा काम है कि ये खाने के साथ अगर कोई जर्म्स हमारे सिस्टम के अंदर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहुंच गई हो तो उनको ये मार देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एसिडिक पीएच की जरूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके, क्योंकि हर एक एंजाइम को उनका जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है जिस पीएच पे वो काम करते हैं। तो पेप्सिन को एसिडिक पीएच की जरूरत होती है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन जो एंजाइम है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देना। सो प्रोटीन टूटकर पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज हो जाती है। प्रोटीन क्या है, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, और पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, ये अमाइनो एसिड्स के ऐसे छोटे छोटे चेन है। तो तोड़कर इनको ऐसे छोटे छोटे चेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि हमारा फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसके बारे में मैं चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो एक हाईली कॉयल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7.5 मीटर होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज अपने रेस्पेक्टिव जूसेस को भेजते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है वो भी इंटेस्टिनल जूस रिलीज करते हैं।
यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमको जो सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे? वो ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स तक, यानी कि ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाई जाएगी। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स का फेट, मतलब किन में वो बदल जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड में बदल जाते हैं, जो फैट्स है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये वो जगह है जहाँ पर खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक रीजन है जिसका नाम है इलियम। इस रीजन में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि है इलियम, हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो विलाई का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर रफली दिखाया है, इससे और अच्छा दिखता है वो, ये मैंने जस्ट एक रफ स्केच किया हुआ है। सो यहाँ पर जो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ऐसे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिनको हम विलाई कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर कहलाता है विलस। ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, विलाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने ड्रॉ किया है। सो इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या होते हैं? वो होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो विलाई की प्रेजेंस का क्या रोल है? ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बेहतर तरीके से हो पाता है। जो ब्लड कैपिलरीज है वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को ब्लड की मदद से हर एक सेल तक पहुंचाता है, और जो लैक्टियल्स है यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को हर एक सेल तक पहुंचाता है, क्योंकि फैट्स को हम ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नहीं भेज सकते बॉडी के हर एक पार्ट तक। अब क्या हो गया? तो खाना डाइजेस्ट हो गया, अब उनमें से कुछ बचा कुचा अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाता है, तो वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये चौड़ा भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उससे छोटा भी है। नाम में कंफ्यूजन मत होइएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन उसके साइज की वजह से नहीं कहा जाता, उसका जो गर्थ है, ठीक है, उसका जो गर्थ है वो छोटा है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सो उनके गर्थ के बेसिस पे इनको नाम दिया गया है। इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर, और यहाँ पर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहाँ पे पहुंचता है वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और सम सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सब कुछ हो जाने के बाद अब जो सेमी सॉलिड फीसीज है वो पहुंच जाती है रेक्टम रीजन में, जहां पर वो टेम्पोररीली स्टोर्ड रहती है। जब तक हमको प्रेशर फील नहीं होता यहीं पर सेमी सॉलिड फीसीज मौजूद रहती है। फिर जब हमको नेचर्स कॉल आती है तो क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एक ओपनिंग से निकल जाती है जो कि है एनस। सो एनस हमारे एलिमेंट्री कैनल का एंड पार्ट है या एंड पॉइंट है। तो यहाँ तक हमने डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स थे वहां पे कैसे फूड मूव करता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अभी हम इन डिटेल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है, जहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? वो होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो एंजाइम है जो कि सलाइवा में मौजूद है उसकी मदद से होता है। और सलाइवरी एमाइलेज मतलब ये जो सलाइवा है उसको कौन सिक्रीट करता है? वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सो सलाइवरी ग्लैंड्स तीन टाइप के होते हैं। सबलिंगुअल मतलब जो कि टंग के नीचे मौजूद है, सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में मौजूद है, मतलब वहां पर उसका लोकेशन है। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या है? ये क्लोज टू ईयर्स मौजूद रहते हैं। इट सिक्रीट्स सलाइवा विच कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा जो कि एक वेट फ्लूइड है उसको सिक्रीट करते हैं जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मौजूद रहती है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि टू बी स्पेसिफिक वो स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि फूड का जो डाइजेशन है या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो पार्शियल डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम
लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि है लिवर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लिवर है ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर में। ओके, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होती है। अब मैंने आपको जो कहा था कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, तो अभी वो जो बोलस पहुंचा था स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, उसका तो पीएच एसिडिक हो चुका है, प्लस वहां पर जो प्रोटीन्स थे वो टूट कर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो स्टमक से जो फूड तो हम कहेंगे नहीं, जो चीज आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कहलाती है काइम। स्टमक से जब वो ताजी ताजी निकली है तब उसकी पीएच होती है एसिडिक, और एसिडिक पीएच में जो पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास के जो एंजाइम्स है वो काम नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जो काइम एसिडिक फॉर्म में है उसको अल्कलाइन बनाता है कौन? वो बनाता है बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स मौजूद रहते हैं जिनका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। वो एसिडिक काइम को अल्कलाइन बनाते हैं ताकि जो बाकी एंजाइम्स यहाँ पर आने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रॉपरली काम कर सके। और एक और काम है बाइल जूस का, वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आगे चलकर लाइपेज एंजाइम उन पर प्रॉपरली एक्ट कर सके। फिर आता है हमारा पैनक्रियास जो कि मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये एंडोक्रिन एज वेल एज एक्सोक्रिन ग्लैंड है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम की मदद से जो स्टार्च है उसका कन्वर्शन माल्टोज में हो जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में। और जो लाइपेज एंजाइम है ये इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब जहां पर हमारे पास स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स है उनके ऊपर एक्ट करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में उनको बदल देता है। इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है वहां से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होती है जिनके नाम है पेप्टाइडेज, मॉल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। पेप्टाइडेज का काम क्या है? वो प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जो मॉल्टेज एंजाइम है वो मॉल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में बदल देता है। जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बदल देता है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सभी क्या है? दीज आर द सिंपल फॉर्म्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर फूड। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब ही क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो होता है न्यूट्रिएंट्स उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि हर एक सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब यहाँ पर कोर्स ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैंने दिखाया है कि किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खाना आगे बढ़ता है। तो माउथ में टीथ की मदद से जो खाना है उसको प्रॉपरली च्यू किया जाता है और जो टंग है वो खाने को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी खाना फूड नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है बोलस। जीभ की मदद से बोलस पहुंचता है स्वेलो होने के बाद फूड पाइप में। फूड पाइप में पेरिस्टालसिस की मदद से इस बोलस को फर्दर हम स्टमक तक पुश करके भेजते हैं। स्टमक में HCl एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? ये जो कन्वर्शन हो जाता है, वहां पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है और फिर अभी वो बोलस नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है काइम। तो काइम का नेचर कैसा है? वो एसिडिक है क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद था। एसिडिक काइम को अल्कलाइन काइम में कौन कन्वर्ट करता है? वो है बाइल जूस। फिर यही अल्कलाइन काइम पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर लिवर और पैनक्रियास अपने रिस्पेक्टिव जूस को पोर करते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है। फिर जो सेमी सॉलिड फीसीज है वो रेक्टम में टेम्पोरली स्टोर्ड रहते हैं और जब हमको नेचर्स कॉल होती है या व्हेन वी फील द अर्ज टू पास आउट
फीसिस, तो हम क्या करते हैं, जो फीसिस है वो एक ओपनिंग से निकल कर आती है जिसका नाम है एनस। यहाँ पर आप देखिए माउथ से लेकर एनस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स को तो अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं, रूमिनेंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जल्दी से घास को स्वैलो कर लेते हैं। स्वैलो करने के बाद उनका जो स्टमक होता है, उनके 4 चेम्बर्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी बहुत सारा घास खाने के बाद वो उसको निगल लेते हैं। निगलने के बाद उनके स्टमक के पहले चेम्बर जिसका नाम है रूमेन, वहां पर वो उसे पहुंचाते हैं। रूमेन में क्या होता है कि जो ग्रास में या जो प्लांट्स वगैरह जो खाते हैं उनमें जो सेल्यूलोज मौजूद है उसको तोड़ा जाता है। कौन तोड़ पाता है, एंजाइम सेल्यूलेस। और ये एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, वो है कुछ बैक्टीरिया जो कि र्यूमन में मौजूद होते हैं, वो सेल्यूलोज को तोड़ते हैं और तब बनता है कड। ठीक है, अब यही कड क्या करता है, दूसरे चेंबर में जाता है जिसका नाम है रेटिकुलम। यहाँ पर फर्दर डाइजेशन होता है कड का। उसके बाद क्या होता है, ये जो कड है इसको रिगर्जिटेटेड बैक टू द माउथ, मतलब कट को दोबारा माउथ में भेजा जाता है। सो फर्दर डाइजेशन बाय सलाइवा। अब क्या होता है, कड का फर्दर डाइजेशन होता है मुंह में जो सलाइवा है उसकी मदद से, और जो काउ है वो उसको च्यू करते रहता है, च्यूइंग द कड हम जिसे कहते हैं। और इसी प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहा जाता है, इसीलिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स भी कहा जाता है। फिर अच्छे से चबाने के बाद ये जो कड है ये 3rd चेंबर ऑफ द स्टमक में पहुंचता है जिसका नाम है ओमासम, जहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद इसको 4th चेंबर में भेजा जाता है जिसका नाम है एब ओमासम। यहाँ पर फाइनल डाइजेशन होता है खाने का, मतलब जो भी वो प्लांट प्रोडक्ट्स या जो भी घास वो खा रहे हैं उसका। सीकम क्या करता है, सीकम हेल्प्स इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज का कंप्लीट डाइजेशन होता है सीकम रीजन में। अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द इंटेस्टाइन, तो उनमें भी इंटेस्टाइन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर जो वेस्ट है, मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो बाहर निकल आती है बॉडी से। सो वेस्ट इज इडिस्टेड आउट। तो ये था किस तरीके से जो डाइजेशन रूमिनेंट्स में होता है या ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है, उसको पॉइंट वाइज मैनर में आपको मैंने बता दिया है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखता है। सो अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है और वो खाना खाता कैसे है, उस पर अब चर्चा होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये इनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जिसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं। स्यूडोपोडिया की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं एज वेल एज फूड को कैप्चर भी करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में एक अमीबा है और सामने फूड है। ठीक है, तो देखिए अमीबा किस तरीके से अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ा रहा है। बढ़ाने के बाद इसने फूड को कैप्चर कर लिया और अभी ये एक फूड वैक्यूल बन चुका है। फूड वैक्यूल में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो रिलीज होती है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि जो भी फूड उसने निगल लिया था, एनगल्फ कर लिया था, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है या जो रेसिड्यू है वो इस वैक्यूल में पड़ा रहता है। फिर ये वैक्यूल आगे चलकर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद ये वेस्ट को बाहर एक्सपेल कर देता है, एक्सपेल्ड आउट। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू इज एक्सपेल्ड आउट, उसको निकाल फेंकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग की है। नंबर 1 यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको हम कह रहे हैं इंजेशन, मतलब फूड को अंदर लेना। ठीक है, बॉडी के अंदर लेना। फिर सेकंड जो नंबर यहाँ पे मैंने शो किया है, यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना कि फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती है जिस वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। तो सेकंड जो यहाँ पर नंबर है ये डाइजेशन प्रोसेस को बता रहा है। थर्ड जो प्रोसेस है ये बता रहा है एब्जॉर्प्शन को। खाना डाइजेस्ट हो चुका है, सो वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिली है वो क्या हो जाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी अमीबा की। अब जो फोर्थ है, फोर्थ में देखिए यहाँ पर अमीबा का साइज बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, खाना हजम होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स अमीबा को मिली उसका इस्तेमाल वो उसके ग्रोथ में, अपने बॉडी की मेंटेनेंस में इस्तेमाल कर रहा है। सो फोर्थ पॉइंट बता रहा है हमको यहाँ पे असिमिलेशन। थर्ड यहाँ पे जो नंबरिंग है वो एब्जॉर्प्शन बता रहा है।
और जो यहाँ पर फिफ्थ स्टेप है जो कि है ईजेशन, यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पर जो वेस्ट है उसको बॉडी से निकाल फेंकता है अमीबा। सो ये था हमारा डाइजेशन इन अमीबा और किस तरीके से वो खाते हैं। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी दी गई थी जहां पर हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में मोड ऑफ फीडिंग कैसा है और उनका खाना क्या है उसको फिलअप करना था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसको टैबुलेटेड फॉर्म में बता दिया है। तो जो स्नेल होता है उनका खाना क्या होता है, वो होता है फ्रेश लीव्स, स्टेम्स और ग्रास। तो उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, च्यूइंग, मतलब वो चबाकर खाते हैं। ओके, उसके बाद आता है एंट। एंट का खाना क्या है, इंसेक्ट्स खाता है वो। और वो जो मोड ऑफ फीडिंग को अपनाता है वो है स्क्रेपिंग, कुरेद कर वो खाता है जो भी खाना खाता है। ईगल, ठीक है, ईगल स्मॉल एनिमल्स को खाता है, तो वो पहले तो उनको कैप्चर करता है फिर निगल लेता है, क्योंकि बर्ड्स में दांत नहीं होते, उनकी बीक्स होती है। हमिंग बर्ड क्या है, वो नेक्टर खाता है, मतलब नेक्टर पीता है, तो उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, वो है सकिंग। फिर आता है जुए, लाइस, उनका फूड क्या है, वो है ब्लड, तो वो भी सक करके ही ब्लड को, उनकी मोड ऑफ फीडिंग सकिंग ही है। नेक्स्ट आता है मस्कीटो, वो भी ब्लड पीते हैं, तो सकिंग ही है। बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर को पीते हैं, उनकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, वो है साइफोनिंग। और फिर आता है हाउस फ्लाई, ये इनकी जो काइंड ऑफ फूड है वो है डिकेइंग मैटर, तो ये स्पॉन्जिंग जो मोड ऑफ फीडिंग है उसको अपनाते हैं। सकिंग में क्या होता है कि हम कोई भी बॉडी पार्ट को पंचर करके फिर वहां से ब्लड को लेते हैं, बट साइफोनिंग में ऐसा कुछ चीज नहीं होता है, वो अलग होता है। तो सकिंग और साइफोनिंग ये अलग अलग मोड ऑफ फीडिंग है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर बुक में दिया गया था कि किस तरीके से किसी फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है, उसका प्रेजेंस हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो उसके लिए स्टार्च का जो टेस्ट होता है उसके लिए हमको आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है। और अगर सैंपल ब्लू ब्लैक कलर देता है, मतलब सपोज हमने सैंपल लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किए, तो अगर हमको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है तो ये कंफर्म करता है कि जो फूड सैंपल हमने लिया था उसमें स्टार्च मौजूद है। अब एक और चीज हमको यहाँ पर समझनी है, इसी आयोडीन टेस्ट की मदद से हम एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च को भी समझ सकते हैं। तो हम जानते हैं सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, बट माल्टोज नहीं देता है। तो यहाँ पर हम एक्शन ऑफ सलाइवा को कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या करेंगे, बॉइल्ड राइस को मैश्ड फॉर्म में रखेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन देंगे। टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या करेंगे, हम चावल को अच्छे से चबाकर, पूरे प्रॉपरली चबाने के बाद उस च्यूड राइस को एज अ सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब बी में, उसमें हम पानी मिलाएंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा जो कि कंफर्म करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा जो कि कंफर्म करता है कि जो स्टार्च है वो एब्सेंट है। तो स्टार्च एब्सेंट क्यों है, क्योंकि जब हमने इस राइस को प्रॉपरली च्यू किया था तो हमारे मुंह में सलाइवा बना, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था, तो राइस में जो स्टार्च था सलाइवरी अमाइलेज ने उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। और अभी इस च्यूड राइस में क्या मौजूद है, माल्टोज मौजूद है, और माल्टोज तो आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता नहीं है, इसीलिए इसने बताया कि यहाँ पर स्टार्च मौजूद नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि हमने इसको च्यू नहीं किया था तो स्टार्च एज इट इज वैसे ही रहा, उसने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर दिया और स्टार्च प्रेजेंट है, हम यहाँ पे बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, कि वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टारफिश के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट दी गई थी। तो कभी कभार मैंने देखा है कि सीटेड एग्जाम में फैक्ट से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो स्टारफिश कैसे एनिमल्स को खाते हैं, जिनकी हार्ड शेल्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब वो उस ऑर्गेनिज्म के शेल को ओपन कर देते हैं, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो जैसे ही उसका शेल हटा लेता है स्टारफिश, वो क्या करता है, अपने माउथ से स्टमक को बाहर निकालता है और जो सॉफ्ट एनिमल था उस शेल के अंदर उसको खा जाता है।
द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और ये जो स्टमक है खाना खाने के बाद फिर से अपने बॉडी के अंदर चला जाता है और जो उसने खाना खाया है उसको धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है सनीताज एकेडमी इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आती रहेंगी उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।